तेलगी घोटाला। ये स्कैम $100 बिलियन यानी कि 100 अरब रुपए से भी ज्यादा का था और इस स्कैम का मास्टरमाइंड रेलवे स्टेशन पे फल बेचने वाला एक मामूली सा आदमी था, जिसकी वजह से हमारे देश की लाखों शादियां झूठी हो गई, करोड़ों कागजात रद्दी हो गए और मजबूरी में आकर कोर्ट को उन सभी फर्जी कागजों को मान्यता देनी पड़ी। इस स्कैम की कुछ कड़ियां आपको हर्षद मेहता स्कैम की याद दिलाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2003 में हुए इस स्कैम का काला चिट्ठा आज तक लोगों के सामने पूरी तरीके से नहीं आया है। दोस्तों, ये घोटाला था स्टैम्प पेपर का और जिसने इसको अंजाम दिया था उसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। ये स्कैम हमारे देश में 70 से भी ज्यादा जगहों में चल रहा था। इसमें लोगों को घूस नहीं दी जाती थी, बल्कि करोड़ों की मंथली सैलरी दी जाती थी। पैसों का जो हिसाब होता था वो नोटों में नहीं होता था, बल्कि बोरियों में होता था, जैसे कि 30 बोरियां, 40 बोरियां वगैरह वगैरह। सो कैसे हुआ ये स्कैम और एक फल बेचने वाला कैसे बना इतना बड़ा स्कैमस्टर, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलगी स्कैम के बारे में। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी के पिता एक रेलवे ऑफिसर थे और उनके टोटल 8 बच्चे थे। जब अब्दुल करीम तेलगी सिर्फ 8 साल का था तो उसके पिता की डायबिटीज और कुछ और बीमारियों की वजह से मौत हो जाती है। अब क्योंकि वो अपने सभी भाई बहनों से बड़ा था तो घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। अब्दुल करीम अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल बेचने का काम शुरू करता है, जिससे उसके घर का गुजारा चल पाता है। इस धंधे के साथ साथ अब्दुल करीम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में वो मुंबई चला जाता है। वहां उसे एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम मिल जाता है, लेकिन अच्छा परफॉर्म न करने की वजह से और साथ ही साथ में टारगेट न अचीव करने की वजह से उसे वहां से टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऐसे में उसने और भी कई छोटी मोटी जगहों पे काम किया और उसने ये देखा कि जो लोग भी गल्फ कंट्रीज में जाके काम करते हैं उनको इंडिया के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना वहीं जाया जाए। सो 1986 में वो सऊदी अरेबिया चला गया। वहां उसे कई काम मिले, पर अब्दुल करीम तेलगी ज्यादा मेहनत से पैसे कमाने की बजाय शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता था और उसकी इसी सोच की वजह से उसे सऊदी में भी कई सारी नौकरियों से निकाल दिया गया था। यहां आकर उसने सोचा कि जो लोग भी नौकरी करने के लिए गल्फ कंट्रीज में जाते हैं उन्हें वीजा और पासपोर्ट के लिए बहुत दौड़भाग करनी पड़ती है। उसके बाद में भी कुछ ही लोगों का ही वीजा और पासपोर्ट बन पाता है। इसके अलावा मार्केट में ऐसे भी ट्रैवल एजेंट है जो पैसे लेकर फेक वीजा और पासपोर्ट बनाकर देते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना वो भी ऐसा ही कोई बिजनेस शुरू करे। सो सबसे पहले तो उसने कुछ ट्रैवल एजेंसी के साथ काम किया जो इस तरीके की जालसाजी का काम किया करती थी। उसके बाद में 1961 में उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल नाम की एक कंपनी खोली जिसमें वो लोगों का फेक पासपोर्ट और वीजा बनाता था। उसका ये बिजनेस खूब चला। ये काम इतना सफाई से होता था कि किसी को भी इस पर शक ही नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ कभी खत्म नहीं होता। सो 1992 में अब्दुल करीम तेलगी का भी ये स्कैंडल सामने आया और उसे पकड़कर लॉकअप में डाल दिया गया। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी को शॉर्टकट रास्ते से पैसे कमाने की आदत लग चुकी थी। उसे ये चीज साफ दिखाई दे रही थी कि अगर वो ईमानदारी से किसी कंपनी में जॉब करता तो शायद उतने पैसे नहीं कमा पाता जितने उसने बेईमानी के काम से कमाए थे। लेकिन वो शायद इस बात से अनजान था कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा मौत से भी बदतर जिंदगी देता है। खैर, ये तो शुरुआत थी उसके काले करियर की। जब उसे जेल में डाल दिया गया तो उसकी मुलाकात होती है एक और कैदी से जिसका नाम था रामरत्न सोनी, जो कि स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी के केस में अंदर आया हुआ था। सो उसने अब्दुल को एक चीज कही कि अगर तुमको क्राइम से ही पैसे कमाने हैं तो ऐसा काम करो जिस पे कोई ध्यान नहीं देता और तुम ज्यादा पैसे भी कमा पाओ। लगे हाथों रामरत्न ने उसे एक आइडिया भी दे दिया और वो काम था फेक स्टैम्प पेपर बनाने का। देखिए, आम लोगों की लाइफ में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में इस पे कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है। अब क्योंकि पासपोर्ट फर्जीवाड़े के केस में वो अंदर गया था तो उसे आसानी से बेल मिल गई और वो बाहर आ गया। उसने स्टैम्प पेपर के बारे में सारी जानकारी जुटानी शुरू कर दी, कहां इसकी जरूरत पड़ती है और कहां से इसको बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टैम्प पेपर एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत लगभग हर कानूनी काम में पड़ती है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट में, जमीन के कागजातों में, बर्थ सर्टिफिकेट पर, बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए वगैरह वगैरह। सो अब्दुल करीम तेलगी ने सबसे पहले तो ये पता लगाया कि स्टैम्प पेपर बनते कहां पे हैं। तो उसे पता चला कि नासिक में इंडियन गवर्नमेंट का करेंसी नोट प्रेस है जहां पे ये स्टैम्प पेपर छापे जाते हैं। सो उसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो उसे पता चला कि जब मशीन खराब हो जाती है तो उसके साथ क्या किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रेस के अंदर जो भी मशीन खराब हो जाती है उनकी बोली लगाई जाती है। सो उसने मशीन के ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाकर मशीन खरीदना शुरू कर दिया और साथ ही साथ स्टैम्प पेपर बनाने के लिए जो खास पेपर और डाई यूज की जाती है उन्हें भी प्रेस के कुछ लोगों को पैसे खिलाकर खरीदना शुरू कर दिया ताकि उसके बनाए हुए स्टैम्प पेपर पे किसी को भी डाउट ना हो। और उसके बाद में उसने अपना स्कैंडल शुरू कर दिया। वो 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के हर तरीके के स्टैम्प पेपर बनाने लगा।
इस बिजनेस को चलाने के लिए उसने लगभग 350 MBA स्टूडेंट्स हायर किए थे, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसके स्टैम्प पेपर की मार्केटिंग किया करते थे। धीरे धीरे इसका ये जो गोरख धंधा था देश के 70 शहरों में फैल गया। हर तरह के ऑफिस में इनके स्टैम्प पेपर होते थे, फिर चाहे वो SDM ऑफिस हो, शेयर मार्केट हो या फिर कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस हो। अब्दुल करीम तेलगी इन स्टैम्प पेपर को कम प्राइस में बेचता था, तो जो भी ऑफिसर इन्हें खरीदते थे उन्हें लगता था कि ये चोरी के स्टैम्प पेपर हैं, इसीलिए सस्ते दाम में मिल रहे हैं। अब्दुल का ये बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। उसने सोचा क्यों ना अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट के जो भी स्टैम्प पेपर छपकर आते थे उन्हें ट्रक में भरवाकर ऐसी जगह भिजवा देता था जहां पे कोई भी इंसान नहीं रहता था, जिससे गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती थी और साथ ही साथ में इसके स्टैम्प पेपर की डिमांड बढ़ जाती थी। दोस्तों, उसके ये सारे काम पैसों से हो रहे थे। उसने गवर्नमेंट के करेंसी प्रेस से लेकर हर उस इंसान या फिर कंपनी को पैसों के दम पे खरीद लिया था जो उसके स्टैम्प पेपर बिजनेस के रास्ते में आ रहे थे। उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वो किसी को देते वक्त गिनता नहीं था। एक बार की बात है, अब्दुल करीम तेलगी मुंबई के एक फेमस बार में गया। वहां उसकी नजर एक बार डांसर पे पड़ी जिसे देखकर वो अपना दिल दे बैठा और उसके डांस पर सिर्फ 1 घंटे में उसने 92 लाख रुपए लुटा दिए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस बार डांसर का नाम था तरन्नुम खान, जो इस धंधे में मजबूरी में आई थी। मुंबई में हुए दंगों में उसका घर परिवार तहस नहस हो गया था और नौकरी के लिए वो अभी छोटी थी, तो मजबूरन उसे ये काम करना पड़ रहा था। लेकिन अब्दुल करीम के 92 लाख रुपए लुटाने के बाद में वो मुंबई की सबसे अमीर बार डांसर बन गई। दोस्तों, लगभग 8 से 10 सालों तक अब्दुल करीम की ये जालसाजी चलती रही, लेकिन अचानक साल 2000 में बैंगलोर पुलिस को ये खबर मिली कि 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद में पुलिस ने इस खबर के बेसिस पे छापा मारा और पाया कि जो फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे उसमें और गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर में कोई अंतर नहीं था। जिसके बाद में पुलिस को ये शक हुआ कि ये जरूर कोई बड़ा स्कैंडल चल रहा है। पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा था उनसे पूछताछ की तो 20 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें से एक नाम था अब्दुल करीम तेलगी। दोस्तों, जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और अब्दुल करीम का फोन ट्रैक किया तो पता चला कि वही इस स्कैम का मुखिया है। अब्दुल करीम छुपता रहा, भागता रहा, लेकिन साल 2002 में पुलिस को कहीं से ये बात पता चल गई कि अब्दुल करीम तेलगी जियारत के लिए अजमेर जा रहा है। सो वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया गया और SIT के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, SIT का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। SIT ने उससे और बाकी के लोगों से पूछताछ शुरू की। उस दौरान सारी सच्चाई बाहर निकालने के लिए अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट भी किया गया। दोस्तों, नार्को टेस्ट में एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे इंसान आधी नींद और आधी बेहोशी की हालत में होता है और उसका दिमाग ऑलमोस्ट चलना बंद हो जाता है। ऐसी हालत में इंसान झूठ नहीं बोल पाता। सो दोस्तों, जब अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट किया गया तो उसने कई बड़े पॉलिटिशियन का नाम लिया और ये भी कहा कि उसे किसी का भी नाम न बताने की धमकी मिली हुई है, जिसके बाद में बहुत विवाद हुए और इस टेस्ट को झूठा बताया गया और ये भी कहा गया कि नार्को टेस्ट के वक्त अब्दुल करीम तेलगी होश में था और अपनी मर्जी से कहानियां सुना रहा था। उसके बाद में उसकी कस्टडी को SIT से लेकर CBI को सौंप दिया गया, जिसके बाद में इस केस से रिलेटेड कोई खुलासा सामने नहीं आया। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सुनने को मिलता है कि एक SIT के अधिकारी ने यह भी बताया था कि जब से केस CBI को मिला तब से किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का नाम सामने नहीं आया और SIT की कस्टडी में जो जानकारी मिली थी उसके बेसिस पे जब अलग अलग लोगों के यहाँ पे छापा मारा गया तो एक हेड कांस्टेबल जिसकी सैलरी सिर्फ 9,000 रुपए महीने थी, उसके घर में 100 करोड़ की जमीन के कागजात मिले थे और एक सब इंस्पेक्टर के यहाँ पे 200 करोड़ तक की संपत्ति जब्त की गई थी। दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं कि अगर SIT के पास कस्टडी होती तो और भी कई पुलिस वालों और नेताओं के घर में क्या क्या निकल सकता था। CBI की कस्टडी के बाद में अब्दुल करीम तेलगी को 2007 में 30 साल की सजा सुनाई गई और उसके साथ साथ 20 लोगों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उसने जेल में जेलर से लेकर बाकी सभी लोगों को पैसे देके खरीद लिया था। वहां उसके ठाट बाट थे, कोई भी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी मर्जी से खाता पीता था और सुबह शाम उसकी मालिश के लिए जेल में लोग भी आते थे। सजा के 10 साल बाद मतलब 2017 में उसकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, उसकी मौत भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। दरअसल ये कहा जाता था कि जो भी पॉलिटिशियन और बाकी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें डर था कि अगर वो एक बार जेल से बाहर आ गया तो फिर वो लोग कानून से नहीं बच पाएंगे। सो उन्होंने CBI की कस्टडी के दौरान ही कई बार एड्स इन्फेक्टेड इंजेक्शन दिलवाए जिससे उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाए और वो अपनी सजा पूरी करने से पहले ही खत्म हो जाए। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि वो काफी अय्याश आदमी था। कई महिलाओं के साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे जिसकी वजह से उसे पहले से एड्स हो चुका था। और दोस्तों, उसके मरने के बाद में एक और प्रॉब्लम सामने आई थी, वो थी स्टैम्प पेपर्स की, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में उसी के नकली स्टैम्प पेपर चल रहे थे। तो ऐसे में जब ये बात सामने आई कि स्टैम्प पेपर नकली है तो कई शादियां टूटने पे आ गई, कई डील्स कैंसिल होने की कगार पर आ गई। उसके बाद में कानून के पास उन नकली स्टैम्प पेपर को मान्यता देने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि आम लोगों की तो इसमें कोई गलती थी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 1992 से लेकर
लेकर 2002 तक के बीच में जितने भी नकली स्टैम्प पेपर थे उन्हें असली स्टैम्प पेपर की मान्यता दे दी जाए। और दोस्तों उसके कुछ टाइम बाद अब्दुल करीम तेलगी की वाइफ कोर्ट में आती है और कहती है कि अब्दुल करीम की सारी कमाई वो कानून को सौंपने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद में सबूतों की कमी की वजह से अब्दुल करीम तेलगी पर से सारे केस हटा दिए गए और केस क्लोज हो गया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि पूरे देश में जब 70 शहरों में उसका ये काम चल रहा था तो कम से कम 400 या 500 लोग तो इसमें शामिल होंगे, फिर अरेस्ट सिर्फ 20 लोग ही क्यों किए गए? और दोस्तों ये पहला स्कैंडल ऐसा नहीं है जिसमें छोटी मछली फंस गई और बड़ी मछलियां निकल गई। हर्षद मेहता के केस में भी ऐसे ही हुआ था, उसने भी कुछ पॉलिटिशियन के नाम लिए थे और उसको भी जेल में ही मौत के घाट उतार दिया गया था। सो दोस्तों ये था अब्दुल करीम तेलगी का स्टैम्प पेपर स्कैम का पूरा मामला। आपको जल्दी नेटफ्लिक्स के ऊपर इस केस से रिलेटेड एक वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी जिसका नाम होगा स्कैम 2003। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा।